हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? चांगलेच असतील असे अपेक्षा आहे. बायोमॉलिक्युल्समध्ये आपण आय थिंक सो विटॅमिन स्टार्ट केला होता. विटॅमिन्सचं इंट्रोडक्शन बघून झालेलं होतं आणि आता विटॅमिन्सचं क्लासिफिकेशन बघूया. तुम्हाला सगळं माहिती आहे, काय सांगावं राहतं तुम्हाला, ठीक आहे. पण आता काय आपल्या चॅप्टरमध्ये आहेच, मला घ्यावंच लागणार आहे ते इन द सिन्स इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस. ओके, सो विटॅमिन्सचे तसे बघायला गेले तर दोन क्लासिफिकेशन आहे. देर आर टू क्लासिफिकेशन्स ऑफ विटॅमिन्स. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी. विटामिन पानी में सॉल्युबल है या नहीं, उस हिसाब से विटामिन की क्लासिफिकेशन होते हैं और यही वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है. एक दूसरा क्लासिफिकेशन है जो रेयर है, हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर के बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं. तो यहाँ पे विटामिन का भी स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा टीडियस है. विटामिन के स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है तो टेंशन मत लीजिए. सो विटामिन के स्ट्रक्चरल बेसिस पे अगर देखा जाए तो बहुत ही टीडियस क्लासिफिकेशन यहाँ पे है. इसी वजह से क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर इज व्हेरी रेयर इन द यूज. सगळेचे सगळे विटामिन स्ट्रक्चरल बेसिसवर क्लासिफाय नाही केले जाऊ शकत, त्यामुळे स्ट्रक्चरल बेसिसचं क्लासिफिकेशन विटामिन्सचं कामाचं नाही आहे, ठीक आहे. विटामिन्सला कधी कधी कोएन्झाईम म्हणून सुद्धा काम मिळू शकतं, कारण की विटामिनचं कसं असतं, स्पेसिफिक टार्गेट ऑर्गेनवर स्पेसिफिक ॲक्शन आहे, एन्झाईम पण हेच करत असतो. So as like that of coenzyme, vitamins may act. Okay, so let us begin with the classification of vitamins. विटामिन्स का क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन solubility, तो दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर. लेकिन ध्यान रहे, ये जो है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, इट इज वेरी रेयरली यूज्ड. रेयर है, इसको याद नहीं किया तो भी चलेगा, जस्ट एक ओवरलुक कर लेना है एग्जाम के समय में. जो इंपॉर्टेंट है वो इधर है, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी. कोई मुझे पूछेगा नहीं कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे फलाना फलाना विटामिन क्यों नहीं लिखा है, नहीं लिखा है वो, इसीलिए तो प्रॉब्लम है. ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर होपलेस है, लेकिन कुछ रेफरेंस बुक्स में दिया है और उसमें कुछ सिलेक्टिव एग्जांपल्स दिए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको वो भी बता दूं, तो बता देता हूं, ठीक है. सो आप सब जानते हो, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर देयर आर टू सब क्लासिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन. वन विल बी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड अनदर विल बी वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स. तो अभी वो लिख लेते हैं. फर्स्ट रहेगा वाटर soluble vitamins. अब वाटर सोल्यूबल विटामिन्स मतलब नाम से समझ में आ रहा है, दे आर soluble in water. सो अगर पानी में सोल्यूबल है, और हम जानते हैं हमारे बॉडी में मैक्सिमम पानी का ही कॉन्सेंट्रेशन होता है, एंड बहुत बार हम एक्सक्रीशन केस में यूरिनेशन के लिए जाते हैं. सो हमारे अगर ये पानी में सोल्यूबल है विटामिन्स, तो मैक्सिमम केसेस में होता क्या है, ये बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते, और अगर ये बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते तो ये पानी में डिसॉल्व होने की वजह से यूरिन के थ्रू बार बार बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है. सो दीज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कैन नॉट बी, दिसत नसेल तर मी बोलतो, ऐकू तर येतं ना तुम्हाला, कॅनॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी. यहां पे एक एक्सेप्शन है सिर्फ, वो याद रखना ही होगा, एनसीईआरटी में भी दिया है, एक्सेप्ट विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन ज्याचं नाव आहे. सो विटामिन B12 जो है ये एक्सेप्शन रहेगा, वो बॉडी में जो है स्टोर हो सकता है. अदरवाइज बाकी के सारे विटामिन जो मैं यहाँ पे एग्जांपल देने वाला हूँ वाटर सोल्यूबल है, दे विल बी इमीडिएटली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द यूरिन. सो अगर ये स्टोर नहीं कर सकते तो यहाँ पे वही लिखते हैं, देयरफॉर
दे आर एक्सक्रीटेड, ज्यादा देर तक रुकेंगे नहीं बॉडी में, थ्रू यूरिन। ठीक है, और अगर ये बार बार एक्सक्रीट हो रहे हैं तो हमारी बॉडी को बार बार इनकी जरूरत लगेगी, और अगर बार बार हमें इनकी जरूरत चाहिए तो बॉडी को बाहर के एक्सटर्नल किसी डाइटरी सोर्सेस को लेना पड़ेगा। सो अलग अलग विटामिन के अलग अलग सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से वो आपको मिल सकते हैं, वेजिटेबल्स है, फिश है, मीट है, ठीक है, नॉनवेज वेज नॉनवेज दोनों भी है, तो वहां से आपको विटामिन मिलते हैं। सो ये विटामिन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, पर्टिकुलर विटामिन, और अगर ये विटामिन आपके बॉडी में जो है परफेक्ट अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है तो आप विटामिन के डेफिशिएंसी के शिकार हो सकते हैं, अलग अलग डेफिशिएंसी डिसीजेस है विटामिन के। ठीक है, सो मैंने जैसे आपको कहा था लिपिड्स का भी मैं आपको एक पीडीएफ देने वाला हूं जो आपको डायरेक्टली लर्न कर लेना है, आपने बायोलॉजी में किया भी होगा शायद से। सिमिलर मैनर में विटामिन का भी मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ, वो मैंने उस समय दे दिया होगा। आपको ये याद रखना है कि जब आप मुझे मैसेज करोगे, कॉल करोगे या फिर किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करोगे कि सर हमारा बायोमोलिक्यूल चालू हो गया है, लिपिड चल रहा है और आपने लिपिड के लेक्चर में बताया था कि एक पीडीएफ देने वाले हैं, तो वो दीजिए मुझे। आप ऐसे 10-15 दिन बाद इस लेक्चर के शायद से बोलेंगे या फिर उसके बाद भी बोल सकते हैं, तो तब मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा। उस पीडीएफ में मैंने आपको जो है लिपिड का क्लास जो है यूजेस वगैरह उसका एक चार्ट दिया होगा फंक्शंस का, उसके साथ साथ और एक चार्ट दिया होगा, देने वाला हो वहीं पे, वो होगा आपके विटामिन का, उसके सोर्सेस, डाइटरी सोर्सेस वी कैन से, और उनके डेफिशिएंसी डिसीजेस वो दिए होंगे, उनको लर्न कर लेना माय फ्रेंड्स। बताने जैसा कुछ है नहीं तो डायरेक्टली लर्न कर लो उसको, एग्जाम में क्वेश्चंस उसके ऊपर बन सकते हैं। ठीक है, सो दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, अगर ये एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में तो इसको जो है डाइटरी सोर्सेस से लेना पड़ेगा, तो वो डाइटरी सोर्स उस टेबल में रहेंगी। देयरफॉर दे मस्ट बी टेकन externally through diet। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से रहेंगे यहाँ पे, दो ही एग्जाम्पल्स है, विटामिन बी, पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज, सिर्फ इसको छोड़कर B12 को छोड़कर, एंड विटामिन सी। एज यू नो दैट विटामिन सी इज आल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड, एंड विटामिन बी की सीरीज है B1 B2 B3 B4 B5 B7 वगैरह इस तरीके से B12 तक, तो उनके भी कुछ स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक फंक्शंस है, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीजेस है, तो वो लर्न कर लेना है, उस टेबल में दिया जाएगा। सो ये हो गया रिगार्डिंग वाटर सोल्यूबल विटामिन। नाउ सेकेंड, वाटर insoluble vitamins। अब इसके सिर्फ ऑपोजिट पॉइंट लिखने हैं, अगर ये वाटर इनसोल्युबल है मतलब ये वाटर में सोल्युबल नहीं रहेंगे, लिखना पड़ेगा एक पॉइंट, दे आर नॉट सोल्युबल इन वाटर। पाण्यात सोल्युबल नाही आहेत, जर पाण्यात सोल्युबल नाही आहे तर मला सांगा ते बॉडीमध्ये स्टोर राहतील, कारण की पाण्यामधूनच आपलं एक्सक्रीशन मॅक्झिमम होत असतं, मग ते बॉडीमध्ये जर स्टोर राहिले तर ते कुठेतरी स्पेसिफिक जगह स्टोर होते हैं, कुछ जगह पे वो स्टोर रह जाएंगे, तो कौन सी जगह आपको पता है वो भी जगह, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, दे आर स्टोर्ड इनसाइड बॉडी, मेनली इन लिवर एंड एडिपोज, एडिपोज मतलब फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, अगर ये स्टोर हो रहे हैं तो ये यूरिन से एक्सक्रीट होंगे क्या, नहीं, तो नेक्स्ट पॉइंट वही रहेगा, देयरफॉर दे आर नॉट excreted through urine। लास्ट पॉइंट क्या था यहाँ पे, they must be taken externally through diet, no need to take regularly, take them रेग्युलर क्लास में, इधर रेग्युलरली हो गया,
then through diet on regular basis। आप जानते हो मुंह में छाले आते हैं या फिर ये दोनों होठों के बीच में यहाँ पे ऐसा बहुत ऐसा स्किन फटने जैसी सिचुएशन आती है, ओठ फट जाते हैं, ठीक है, या फिर जीभ के ऊपर छाले आते हैं, जीभ के ऊपर ऐसे रैशेस वगैरह आते हैं, जीभ फट जाती है थोड़ी सी कुछ ना करने के बाद भी अपने आप ही। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अल्सरेशंस वगैरह या इन्फ्लेमेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें कौन सी डिफिशियंसी की वजह से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी से। उसमें सिलेक्टिव में आपको मैंने वहाँ पे एग्जांपल बताए हुए हैं। तो इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अगर कैप्सूल्स आप लेते हो या फिर ऐसे सोर्स है जिसमें विटामिन बी है, अगर वो खाते हो, उनका इंटेक उस समय बढ़ाते हो, तो ये छाले या फिर ये जो प्रॉब्लम हो रहा है आपके माउथ में वो कम हो सकता है। और भी उसका डिफिशियन्सी प्रॉब्लेम्स है वो आप उस टेबल में देख लेना। जस्ट मला आता एक आठवलं सांगावंसं वाटलं म्हणून सांगितलं, ठीक है, कि नॉर्मल प्रॉब्लम असतो छाले वगैरह। अब विटामिन बी और सी उस वक्त उधर चले गए तो यहाँ पे बाकी के सारे विटामिन जो है वो वाटर इंसोल्युबल विटामिन है, जिसको कहा जाएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई एंड विटामिन के। हाँ, ये वाटर इंसोल्युबल विटामिन को और एक नाम है, लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। अगर ये वाटर में इंसोल्युबल है तो वो फैट में, मतलब वाटर हाइड्रोफोबिक जो चीजें होती है उसमें सोल्यूबल हो जाती है, तो इसीलिए इनको ये भी कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो ये क्या कहलाएंगे? फैट इनसोल्यूबल विटामिन्स, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इट इज दिस इंफॉर्मेशन विल बी सफिशिएंट फॉर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन solubility फॉर द विटामिन्स। Now let us have a look on the rarely used classification based on chemical structure for the vitamins, but this vitamin classification will be the hopeless classification, we can say. So the first classification, vitamins of spelling chuklo, vitamins of aliphatic series। यहां पे क्या होते हैं? लॉन्ग एलिफैटिक चेन्स आर प्रेझेंट। मोठमोठ्याला एलिफॅटिक चेन्स प्रेझेंट असतात। एक्झाम्पल जर बघायला गेलं याचं तर विटॅमिन सी आहे। मला हाच प्रश्न पडतो की एक क्लासिफिकेशन तसं चुकीचं आहे, म्हणून बहुतेक कदाचित त्याला रेअर म्हटलं गेलेलं आहे। ये जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा होपलेस क्यों? बिकॉज इस एस्कॉर्बिक एसिड में जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन रिंग जैसी स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे है ऐसे कुछ चेन्स है, और जहाँ पे OH वगैरह लगे हैं, लगने में लगता है ये अरे ये तो यहाँ पे OH है तो एसिड कहाँ से हो गया? इसका जो प्रिकर्सर है जिससे ये बना है वो एसिडिक होता है, इसीलिए इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड रखा गया है। सो ये ओपन चेन जो है एलिफेटिक चेन बड़ी होती है इसका एज कंपेयर टू दिस, दैट्स व्हाई इसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स और एलिफेटिक चेन्स। बट यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक भी स्ट्रक्चर है, तो इसको हेटेरोसाइक्लिक में भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता था। इसी बायस्ड नेचर की वजह से, इसी कंफ्यूजन की वजह से ये केमिकल स्ट्रक्चर वाला क्लासिफिकेशन बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी कुछ रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है। सेकेंड, विटामिन्स ऑफ एरोमेटिक सीरीज। मतलब क्या? यहां पे क्या होगा? मेनी एरोमेटिक रिंग्स आर प्रेझेंट। मेनी म्हणजे फारच नसतात, 2-3 वगैरह असू शकतात, जास्त नाही। सो एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिखेंगे हम, विटामिन के, ठीक है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, विटामिन्स ऑफ एलिसाइक्लिक सीरीज। एलिसाइक्लिक मतलब होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। हाँ, यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कुछ भी हो सकता है।
और भी विटामिन आगे जाके अगर इजाद हो गए तो उन्होंने सोचा था इसमें ऐड किए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट इतना ब्रॉड नाम दे दिया है, बाकी कुछ नहीं। यहां पे क्या रहेगा, एलिसाइक्लिक रिंग्स आर प्रेजेंट। यहां पे एग्जांपल लेंगे हम विटामिन ए, ठीक है। एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन, विटामिन्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक सीरीज। तो देखो यहां पे भी आप विटामिन सी को क्लासिफाई कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे उनको उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, एग्जांपल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इस बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है, जो मेजर विटामिन है वही बता रहा हूं मैं यहाँ पे, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, मेजो आइनोसिटॉल, फोलिक एसिड, अजून बघू काय, बीटा बायोटीन, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं, और भी है लेकिन ये सिलेक्टिव मेजर विटामिन बी है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, हियर वी एंड अप विद क्लासिफिकेशन। अब क्या रहा, सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट विटामिन्स के सोर्सेज और उनके लैकिंग की वजह से होने वाले डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो इसका चार्ट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। कब दिया रहेगा, लिपिड्स के समय दिया होगा, लिपिड के चार्ट के साथ। तो बस उसको लर्न कर लो, इसके नीचे उसको लिख लो। वो चार्ट वैसे ही पढ़ा मत रहने दो, आपके हाथ से आपके हैंडराइटिंग में लिखो। उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करने की इच्छा हो, आपको ज्यादा पता होगा बायोलॉजी की वजह से, तो वो भी पॉइंट्स उसमें इंक्लूड कर दो। और इंक्लूड करके उसको रखना नहीं है, अच्छे से नोट्स बनानी नहीं है जूनियर को देने के लिए, वो नोट्स आपको भी काम में आने चाहिए, तो उसको लर्न भी करो इमीडिएटली, ठीक है। सो वो यहाँ पे आप इसके नीचे लिख लोगे, इस क्लासिफिकेशन के नीचे, तो आपका विटामिन चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ बाहर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है विटामिन से। सो हियर वी एंड अप विद द नेक्स्ट chapter, that is vitamins of biomolecules again. Okay, let us move towards the last chapter of this biomolecules, which will be called as nucleic acids. So just take a screenshot and note it down in a notebook. इसके नीचे वो आपको विटामिन वाला टेबल भी ड्रॉ करना होगा। हो गया, तो आई एम जस्ट रबिंग दिस कंसेप्ट। न्यूक्लिक एसिड्स, ओके। अब न्यूक्लिक एसिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई होगा जो रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए, वो क्या होता है, डीएनए। व्हेरी गुड। डीएनए कशात असतो, न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये असतो। अरे माझ्या राजांनो, लक्षात घ्या, द बेसिक यूनिट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी is nothing but chromosome. आप बायोलॉजी वाले हो, आपको ज्यादा पता है। So it is chromosome. This chromosome is generally made up from proteins
अँड व्हेरियस बायोमॉलिक्युल्स सच एज DNA, RNA जसं मी आता सांगितलं. सो इट इज मेड अप फ्रॉम प्रोटीन्स अँड व्हेरियस बायोमॉलिक्युल्स टुगेदरली नोन ॲज न्यूक्लिक ॲसिड. आलं का लक्षात? सो न्यूक्लिक ॲसिडची डेफिनेशन काय बनेल मग अशा वेळेला? यहाँ पे लिखता हूं मैं, the particles present in the nucleus of cell responsible the particles present in nucleus of the cell responsible for heredity are called as, क्या बोला जाता है उनको? क्रोमोसोम्स. बराबर. क्रोमोसोम्स are made up of proteins and various biomolecules which are collectively called as न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है. सो आपके पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है सेल के, यहाँ पे सेल आपके बायोलॉजिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम, आपके केमिस्ट्री के सेल के बारे में हम बात नहीं कर रहे. सो सेल में प्रेजेंट रहने वाले, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहने वाले जो पार्टिकल्स हैं जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जनरली प्रोटीन से बने हुए रहते हैं. भले ही वो प्रोटीन जैसे दिखते हैं लेकिन वो प्रोटीन्स नहीं होते. सो ये प्रोटीन से बने होते हैं, उसके साथ साथ कुछ बायोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं. तो इन पूरे के पूरे सारे सिस्टम के कलेक्शंस को कहा जाता है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उस कलेक्शन को कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड्स. तो हम क्या कह सकते हैं ऐसा भी इसको, न्यूक्लिक एसिड, या यहीं पे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर न्यूक्लिक एसिड्स आर substances of heredity. बराबर है. Now remember always, nucleic acids are again biopolymers. आपण प्रोटीन्स पाहिले, पॉलिसॅकराइड्स पाहिले, आता हे न्यूक्लिक ऍसिड सुद्धा काय आहे? ते आर बायोपॉलिमर्स ऑफ मोनोमर्स. मोनोमर्स से ही बनते हैं. मोनो मतलब सिंगल, मेरोस मतलब यूनिट. सिंगल यूनिट के बार बार ज्वाइनिंग की वजह से बनने वाले बिग माइक्रोमोलिक्यूल को, लार्ज स्ट्रक्चर को ही पॉलीमर कहा जाता है. सो अगर ये पॉलीमर है तो किसी सिंगल यूनिट से बने हुए रहेंगे. सिंगल यूनिट को कहा जाता है मोनोमर. नेक्स्ट चैप्टर जो पॉलीमर है वहां पे आपको ये समझ में आ ही जाएगा. So their nucleic acids are biopolymers of monomers called as nucleotides. आप न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी जानते हो. व्हाट इज एग्जैक्टली न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड क्या कंसिस्ट करता है? सो न्यूक्लियोटाइड्स में होता है 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजीनियस या फिर नाइट्रोजन, ऐसे भी कह सकते हो आप, बेसिस.
ठीक है। सो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स के कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग की वजह से जो लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, उस पॉलीमर को जो न्यूक्लियोटाइड से बना है उसको कहा जाएगा न्यूक्लिक एसिड। सिंस इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जसं आपण इथिनचा पॉलीमर पॉलिथिन, प्रोपीनचा पॉलीमर पॉलीप्रोपीन, बरोबर है। तो सिमिलर वे में न्यूक्लियोटाइड्स का जो पॉलीमर है उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक आहे, आपल्या न्यूक्लिक एसिड्स आपण काय म्हणू शकतो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सुद्धा म्हणू शकतो। नाउ जैसे कि मैंने कहा था कि प्रोटीन जैसा भले ही वो लगता है लेकिन उसको प्रोटीन नहीं कहना है, आपको गौर से याद रखना होगा। दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोटीन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दो न्यूक्लिक एसिड्स resembles to the structure of proteins. नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ कोणाला रिझेंबल्स टू प्रोटीन म्हणूया, स्ट्रक्चरची गरज नाही त्याची। रिझेंबल्स टू द प्रोटीन्स बट they are different। वो डिफरेंट होते, प्रोटीन जैसा भले दिखते होंगे लेकिन वो प्रोटीन है नहीं। लेकिन प्रोटीन जैसा रिजेम्बलेंस होने की वजह से न्यूक्लिक एसिड्स को जो है न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहा जाता है। तो हमारा डीएनए एंड आरएनए इसका और एक नाम है, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स और दे आर न्यूक्लिक एसिड्स एज वेल। दोनों पर नाम बरोबर है, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज होती है, कार्बोहाइड्रेट में जो है पॉलीसेकेराइड, उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है जिसको हमने ऑक्साइड लिंकेज कहा था, इथेरॉल लिंकेज। यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है वहां पे आपको पता है कौन सी लिंकेज होती है, दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या पॉलीस्टर लिंकेज भी कहा सकता है। एन नंबर ऑफ टाइम्स वो ईस्टर जैसी लिंकेज दिखने वाली है तो इट इज पॉलीईस्टर। सो पॉलीईस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब फॉस्फो क्यों, तो जब हमने यहाँ पे लिखा ही है 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है, फॉस्फोरिक एसिड से आता है। फॉस्फोरिक एसिड एंड शुगर का कॉम्बिनेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होके वहां पे ईस्टर जनरेट हो जाता है। तो इसी वजह से इसको फॉस्फो से बना हुआ ईस्टर होता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है फॉस्फोडाइस्टर। एक तो आप पॉलीईस्टर लिंकेज कहिए या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहिए, लिंकेज मतलब ही बॉन्ड, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या पॉलीईस्टर बॉन्ड ऐसे भी कहा जा सकता है, व्हाटएवर। सो ये जो लिंकेज है, ये लिंकेज कहाँ पे बनती है, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप में बनती है। मतलब फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है, फॉस्फोरिक एसिड से आता है। और ये जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है किसी भी न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन है, उस न्यूक्लिक एसिड को स्टेबल करने के लिए, उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देने के लिए फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज की रोल प्ले करती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट वही लिखेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन इसी को कहा जाएगा पॉलीईस्टर चेन, या फिर इसी को कहा जा सकता है फॉस्फोडाइस्टर चेन। इन तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है एग्जाम में, वन एंड द सेम। चेन की जगह पे बॉन्ड लिखा जा सकता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड, पॉलीईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, व्हाटएवर इज बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दिस चेन these चेन्स म्हणूया, भरपूर चेन्स असतील ना, these chains are esters of sugars with phosphoric acid या फिर phosphoric acids with sugar।
सो ये एस्टर होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फॉस्फोरिक एसिड एंड शुगर के एस्टरिफिकेशन की वजह से जो है ये बनते हैं। अब शुगर की कौन सी पोजीशन एस्टरिफिकेशन में जाती है फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो वो जनरली C5 पोजीशन होती है। आपको डीएनए आरएनए के स्ट्रैंड पता है, C3 C5 ऐसे आप कहते रहते हो, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो C5 पे जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच हो जाता है और इसी वजह से फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज C5 पोजीशन पे जनरेट हो जाती है। देखेंगे कि कैसे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग न्यूक्लिक एसिड्स। तो बताइए जरा दो मेजर न्यूक्लिक एसिड्स कौन से हैं? यस, डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ पे लिखता हूं